नमस्कार साथियों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फॉर्मूला में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री का सेकंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले हिस्ट्री के पहले वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसमें आप आदि मानव से आधुनिक मानव तक के सफर को पढ़ चुके हैं, जिसमें आप आंख की खोज, पहिए की खोज, घड़े मनके की खोज जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख चुके हैं। साथियों, आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, और अगर पहला वाला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप उसे चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने हर उस पॉइंट को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहें किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो से आपके लिए एक से दो प्रश्न परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों, इस वीडियो के लास्ट में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर किया है, इसलिए आप पहले इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं। देर न करते हुए चलिए साथियों अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिछले वीडियो में हम प्राग ऐतिहासिक काल को अच्छे से कवर कर चुके हैं, लेकिन बताया था कि इतिहास के तीन भाग होते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल जिसमें मानव के पास न लिपि थी न लेखन कला थी, ये आप पढ़ चुके हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा होता है? जिसमें मानव के पास लिपि तो थी, लेकिन वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है। इसमें साथियों दो चीजें आती हैं: सिंधु सभ्यता, सिंधु और हड़प्पा, ये इसका मेन है। ठीक है। तो आज हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसी को पढ़ेंगे। ठीक है। तो साथियों शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये गुजरात वाला एरिया है, मैप में देख लेते हैं। ये इधर पाकिस्तान वाला एरिया है, और ये यहाँ अफगानिस्तान में भी इसके कुछ स्थल हैं। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। ठीक है साथियों, ये हमने मैप पे देख लिया। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको क्यों कहते हैं साथियों? इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर मिली है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब इसका दूसरा नाम है साथियों हड़प्पा सभ्यता। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो पहली खुदाई हुई है ना सिंधु घाटी सभ्यता की, वो एक स्थान से हुई है, कहीं से तो शुरू हुई होगी, तो उस स्थान का नाम है हड़प्पा। तो इसकी खुदाई हड़प्पा से शुरू हुई है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और ज्यादातर इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता का मत ज्यादा लोगों का है कि इसे हड़प्पा सभ्यता समझिए, क्योंकि बाद में सिंधु नदी के तट से काफी दूर दूर भी इसके कुछ स्थल मिले हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का साथियों जो विकास या समय माना जाता है, वो 2500 से 1750 तक माना जाता है। लेकिन एनसीईआरटी में नई में अलग है, पुरानी में अलग है, कुछ अलग बड़ी किताबों में अलग है, तो कई जगह आपको अलग अलग ये टाइम मिल सकता है। तो आप इस पे बहुत ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मतलब इतना है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता नहीं है। तो प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो साथियों हम आगे देखेंगे। वैसे आपको बता देता हूँ, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है साथियों, वो पहली शहरी सभ्यता है, शहरी या नगरीय। अब नगरीय या शहरी क्यों कहते हैं इसे, ये हम आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। विश्व की प्राचीनतम जो सभ्यता है वो कौन सी है, ये मैंने डाल दिया है नोट में। प्रश्न आ जाता है सीधा पेपर में कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब बात करते हैं अपनी सिंधु सभ्यता की, जो कि हमारा टॉपिक है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? तो साथियों ये त्रिभुजाकार है। ठीक है। त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार की है। एक इसका अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, तीन देशों में इसका फैलाव है। ये सभ्यता कैसी है? शहरी व नगरीय। अब बात करते हैं कि शहरी नगरीय क्यों है। क्योंकि साथियों जैसे आज के शहर है ना, जिनमें सारी सुविधाएं, वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, सड़कें अच्छी हैं, तो ये सारी व्यवस्था उस समय, इतने समय पहले, उस सिंधु सभ्यता में देखने को मिली है, जब इसका उत्खनन हुआ है। ठीक है। आगे आपको सारी चीज समझ में आएगी, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपके सारे डाउट दूर होंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो,
ये जो जितने भी सभ्यता के स्थल पढ़ेंगे यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है साथियों, आप बस पूरे वीडियो अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और पूरे वीडियो में बने रहें। यह सभ्यता किसके लिए फेमस है? तो ये दो ही चीजों के लिए ज्यादा फेमस है। सुदृढ़ जल निकासी यानी कि अपने वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए, और शहर नगरीय व्यवस्था कैसी थी इसके लिए, ये नगरीय थी इसके लिए। ठीक है, ये सबसे पहले प्रकाश में कब आई? तो 1826 में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। आप ये टाइम जोन थोड़ा सा याद रखिए, ये समझने के लिए कि अंग्रेजों ने हमारी किसी सभ्यता को उजागर करने में कितना वक्त लिया। 1826 में सबसे पहले इस पे प्रकाश डाला गया। उसके बाद 1853 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पा का पहला सर्वे किया साथी। ठीक है, 1826 से 1853 इतना समय तो यही हो गया। अभी आगे देखिए। अब 1856 में एक घटना हुई। दो भाई थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये दोनों भाई क्या कर रहे थे? लाहौर से कराची के लिए एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। रेलवे लाइन बिछाने के लिए इन्होंने क्या किया? अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग कर लिया। जब बात आई कि ईंटें कहाँ से आ रही हैं, कैसे, तो फिर उन्होंने वो प्रयोग भी रोक दिया 1856 में। तो 1856 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने दोबारा हड़प्पा का सर्वे किया दूसरी बार। ठीक है, फिर क्या हुआ? कुछ दिन फिर शांत हो गया मामला। फिर 1861 में भारत का पुरातत्व विभाग बना, एएसआई। एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ये किसके समय बना साथियों? लॉर्ड कैनिंग के समय। इसका सबसे जनक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंगम को एएसआई का जनक माना जाता है, क्योंकि इसके लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। अपने ही देशवासियों गोरे अंग्रेजों से बहुत उनके खिलाफत करते थे कि भाई ये सब बनाइए, यहाँ पे ये सभ्यता लगती है, इसे खुद बनाइए। अलेक्जेंडर कनिंगम ने दोनों बार सर्वे किया और बताया कि ये सभ्यता है, इसे करिए तो सही, लेकिन ऊपर वाले लोग अधिकारी सुनते नहीं थे। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? 1921 में, 1826 से चल रहा है मामला। 1921 में जो सर जॉन मार्शल ने, उन्होंने एक व्यक्ति को नामित किया कि भाई चलो अब खुदाई शुरू कर ही दो, जरूर कुछ न कुछ हो सकता है, देखते हैं क्या है। तो दयाराम साहनी जी को, ठीक है, और हड़प्पा की खुदाई का कार्य शुरू कर दिया, उत्खनन का कार्य शुरू कर दिया। ठीक है, 1826 से 1921 तक आते आते अंग्रेजों को लगा कि भाई अब इसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। तो वो कौन थे? वो है सर जॉन मार्शल। अब इनके बारे में आप इतना समझ लीजिए, ये कौन थे? ये उस समय जो एएसआई है जिसके जनक थे अलेक्जेंडर कनिंगम, ये 1921 में एएसआई के महानिदेशक थे सर जॉन मार्शल। तो इन्होंने ही खुदाई का कार्य आगे करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने, सर जॉन मार्शल ने 1922 में एक और स्थान था मोहनजोदड़ो, उसकी खुदाई का कार्य किसे दे दिया? राखलदास बनर्जी को। 1921 में हड़प्पा की खुदाई का दिया था दयाराम साहनी को, और 1922 में अगले ही वर्ष राखलदास बनर्जी की को दे दिया मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता नियुक्त करके कि भाई आप यहाँ की खुदाई करिए। 1924 में क्या किया सर जॉन मार्शल ने? जब इनको लगा कि भाई ये सभ्यता है और इन्होंने पूरा एनालिसिस उसका कर लिया, तब इन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता उसको घोषित किया कि हाँ ये एक सभ्यता है। तब इसको फाइनली मोहर लग गई कि ये एक सभ्यता है। अब एक इतिहासकार हुए पिगट, ये अपने आप में अच्छे इतिहासकार हैं। इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये दोनों जो बड़े शहर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, इनको क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी का। ठीक है साथियों, ये स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, या ये पूछ लिया जाता है ये बात किसने कही, तो ये प्रश्न आना चाहिए हम पे। अब साथियों एक संहिता है हम्मुराबी संहिता, यहाँ से प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया है इसमें। ये प्राचीनतम क्या है? विश्व की आचार संहिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो साथियों जो इसका विस्तार है चारों दिशाओं में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब हम देखें उत्तर में इसका विस्तार कहाँ तक है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम विस्तार है मांडा, मांडा तक। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में कहाँ विस्तार है इसका? दैमाबाद या दैमाबाद एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां तक इसका विस्तार है। पूरब में इसका विस्तार आलमगीरपुर तक है जो उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में इसका विस्तार सुतका गैंडोर तक है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक है। ठीक है साथियों, तो ये इसका हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अब आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता
विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। कितने एरिया में है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीन देश हैं। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीन देशों में फैली हुई है। ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है क्योंकि इस समय कांस्य का उपयोग बहुत ज्यादा था। ठीक है साथियों। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के कहाँ है? सुतका गैंडोर में। अब ये नदी और पूछ लेते हैं, सुतका गैंडोर किस नदी के किनारे है? तो दास्त नदी के तट तक। ठीक है। पूर्वी, इसकी उत्तरी सीमा कहाँ तक है? मांडा, मांडा कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में जो हिंडन नदी के तट पर है। और दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद में जो प्रवरा नदी के तट पर है। तो यहाँ से चारों सीमाओं वाले जो स्थान है वो और नदी, ये आपको याद होनी चाहिए। एक बार रिपीट कर दूं। पश्चिमी सीमा सुतका गैंडोर, दास्त नदी। उत्तरी सीमा मांडा, चिनाब, आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, और दैमाबाद जो दक्षिणी सीमा है प्रवरा नदी के किनारे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नगर नियोजन देख लेते हैं। नगर नियोजन इसलिए देखेंगे, इसकी टाउन प्लानिंग, क्योंकि ये पहली नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता क्यों थी, शहरी सभ्यता क्यों माना गया है? तो साथियों, ये एक प्रथम नगरीय सभ्यता थी, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी, और इसके नगर दो भागों में बटे होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। इसका जो पूर्वी भाग होता था वो आवासीय होता था, और पश्चिमी भाग दुर्गीकृत हिस्सा होता था जो ऊंचे टीले पर स्थित होता था। ठीक है। नगर नियोजन यानी नगर टाउन प्लानिंग में इनके में ऐसा था कि जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इनका पूरा शहर ग्रेड पैटर्न में बसा हुआ था, और घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। कहाँ खुलते थे? साइड की गली में। कभी भी मेन रोड पर इनके दरवाजे नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल इसमें अपवाद है, इसे मैं आगे आपको बता दूंगा। जब हम लोथल पढ़ेंगे तब स्पष्ट करेंगे। ठीक है साथियों। तो नगर नियोजन इनका जो है, एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। दो भागों में बटा होता था, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग आवासीय होता था, पश्चिमी भाग दुर्गीकृत होता था, ऊंचे टीले पर स्थित होता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, शहर ग्रेड पैटर्न में बसे होते, और दरवाजे कभी भी मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। आगे देखते हैं नगर नियोजन में और क्या था। इनके घर में तीन चार कमरे होते ही होते थे। रसोई और आंगन होता था, और इन्हें सीढ़ियों का भी ज्ञान था। ठीक है। घरों में साथियों कुएं के भी साक्ष्य मिले, और पूरे मोहनजोदड़ो से, अकेले मोहनजोदड़ो से 700 कुएं प्राप्त हुए। सबसे इनके नगर नियोजन वाली जो बात है, उत्कृष्ट जल निकासी, वाटर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इनका बहुत अच्छा था। नालियां बिल्कुल पक्की थी, और नालियों को साफ करने के लिए एक मेन हॉल होता था। ठीक है। नालियां ईंटों से ढकी हुई होती थी, और पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। ईंट का आकार भी 4-2-1 का होता था। ठीक है साथियों। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति देख लेते हैं, सोशल कंडीशन कैसी थी। तो साथियों, उस समय भी, इतने पुराने समय में भी सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। परिवार संयुक्त होता था, संयुक्त परिवार था। ठीक है। और जो उस समय का समाज है वो चार भागों में विभक्त था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग। आप इन्हें अच्छे से समझ के और याद करके जाइएगा। सामाजिक समाज में मात्र देवियों की मूर्तियां मिलती थी, और मात्र देवियों की पूजा होती थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय माने जाते हैं। शांति प्रिय थे क्यों, कैसे समझा जाता है? क्योंकि उनके पास या तो हथियार थे नहीं, और थे भी तो बहुत कम मात्रा में मिले। ठीक है। पुरुष और महिला दोनों श्रृंगार करते थे, गहने पहनते थे। लोग कैसे होते थे, खाना पीना कैसा होता था समाज का? तो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों तरह के लोग रहते थे। जैसे डेथ हो जाती है, तो डेथ के बाद जो अंतिम संस्कार था वो किन विधियों से होता था उस समय समाज में? तो पूर्ण समाधान, इसका मतलब है पूरी बॉडी को मिट्टी के अंदर दफना देना। दूसरा आंशिक समाधान भी होता था साथियों। आंशिक समाधान का मतलब है लाश को खुले में जंगल में छोड़ देना। पशु पक्षी जब उसके मांस वास को बिल्कुल खा जाए, हड्डियां बचे, तो उन हड्डियों को दफना देना, ये आंशिक समाधान। दाह संस्कार यानी कि जो लाश है, डेड बॉडी है, उसे जला देना, ये दाह संस्कार होता है। तो सामाजिक स्थिति को एक बार रिपीट कर देता हूँ। मात्र सत्तात्मक होता था उस समय परिवार। जो समाज था चार भागों में विभक्त था। पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग। मात्र देवियां की पूजा होती थी, मात्र देवियों की मूर्ति मिलती थी। लोग शांति प्रिय थे,
कैसे पता चला? क्योंकि उनके पास हथियार नहीं थे। महिला और पुरुष दोनों क्या करते थे? श्रृंगार करते थे। लोगों का जो खाना पीना वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों तरह का होता था, और जो अंतिम संस्कार है वो पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार तीनों विधियों से होता था। आगे देखते हैं। आगे है हमारी धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कंडीशन। उनकी रिलीजियस कंडीशन कैसी थी? तो पूजा तो करते ही थे क्योंकि मूर्तियां मिली हैं। तो पुरुष और महिलाएं दोनों देवियों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ था। मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, तो हम कह सकते हैं उन्हें मंदिर का ज्ञान नहीं था। यहाँ के लोग जो थे वो अंधविश्वासी होते थे। ठीक है। जादू टोने और टोटके में भी विश्वास रखते थे। बलि प्रथा में विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिले। कालीबंगा साथियों एक स्थल है, जैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा है, ऐसे ही एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे हम इसे क्लियर करेंगे। ये पूजा करते थे, वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा, इनमें ये विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान एवं योग का ज्ञान था। योग और ध्यान ये करते थे। इसका एक प्रमाण मिला है, एक मूर्ति मिली है पुरोहित राजा की, उससे हमें पता चलता है कि भाई ये ध्यान और योग को इस पर से जानते थे। ठीक है साथियों, ये इनकी धार्मिक स्थिति थी। एक बार और बता देता हूँ। महिला और पुरुष दोनों पूजा करते थे। मूर्तियां देवताओं की मिलती हैं। मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ था। अंधविश्वासी लोग थे, जादू टोने टोटके में विश्वास करते थे। ये सारी जो विशेषताएं हैं, धार्मिक विशेषता, ये सिंधु घाटी सभ्यता की पढ़ रहे हैं हम। ठीक है। बलि प्रथा में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं। वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा और योनि पूजा में विश्वास करते थे। ध्यान एवं योग का ज्ञान था। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिलती है, जिस पर आद्य शिवा का चित्र बना है। आद्य शिवा क्या होता है? बहुत सारे जानवर हैं चारों तरफ उस मोहर पे, और बीच में एक जैसे सिंहासन के तौर पे उनमें से एक कोई बैठा हुआ है। एक जो बैठा हुआ है उन्हीं को हम आद्य शिवा कहते हैं। ठीक है। और ये पशुओं के राजा के तौर पर, पशुओं के देवता के तौर पर पूजे जाते थे, माना जाता था। इसीलिए सर जॉन मार्शल ने उस चित्र को देखकर इन्हें पशुपति नाथ भी कहा है। ठीक है। पशुपति नाथ। यह आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। लोथल से 3, कालीबंगा से 1 युग्मित समाधान मिला है साथियों। युग्मित समाधान मतलब कपल में समाधान मिला है। इसका मतलब है कि उस समय भी सती प्रथा थी। ठीक है। अब इनकी स्क्रिप्ट या लिपि की बात करते हैं, तो इन्हें लिपि का ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि तो थी। वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। उसके उनके कुछ भाव हैं जो चित्र के रूप में दिखाए दर्शाए जाते हैं। ठीक है। और इनकी जो लिपि थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे हम देवनागरी देवनागरी लिपि को बाएं से दाएं लिखते हैं, इनकी जो लिपि थी उनको दाएं से बाएं लिखा जाता है। इनकी लिपि को गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 450 से 400 के करीब भाव मिलते हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आगे है, ये लिपि है, और इस ये लिपि हमेशा इधर से इधर लिखी जाती है। ठीक है। ये आप याद रखना, ये लिपि आपको दिख रही है, हम पहले भी देख चुके हैं वैसे इस लिपि को। अब बात करते हैं मूर्तियों एवं मोहरों की, आइडोल्स एंड सील्स। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियां मिलती हैं साथियों। एक धातु की, एक पत्थर की, एक टेराकोटा की या मिट्टी की। धातु की तो किसी भी धातु की हो सकती है, उस समय कांसा था, तांबा था। ठीक है। पत्थर की, स्टोन की मूर्ति। टेराकोटा, टेराकोटा आप समझ लीजिए मिट्टी की मूर्ति होती है। इस मिट्टी को विशेष तौर तरीकों से छानकर पीट कर तैयार किया जाता है और मिट्टी की मूर्ति बना दी जाती है, इसी को टेराकोटा कहते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से साथियों एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जो किससे बनी है? धातु के से। और धातु से एक विधि से बनाई है, उसे उसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स विधि। लॉस्ट वैक्स विधि। ठीक है। ये विधि का नाम है, इस विधि से बनाई है। ये क्या होता है? इसमें एक सांचा बना लिया जाता है, सांचा या खांचा, और उसमें ऊपर एक छेद कर दिया जाता है, जिसमें से हमें जिस भी धातु की मूर्ति बनानी है उस धातु को पिघलाकर उस छेद में से डाल दिया जाता है। अंदर जो सांचा होता है उसी सांचे में पूरी धातु ढल जाती है और हमारी मूर्ति बनके तैयार हो जाती है। इसे बोलते हैं लॉस्ट वैक्स पद्धति या विधि। ठीक है। साथियों दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है, वहां से धातु के रथ प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, आगे मैं चित्र दिखा दूंगा आपको।
टेराकोटा की मात्र देवी की मूर्तियां मिलती हैं। ज्यादातर जो मोहरें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, वो सैल खड़ी की बनी है। सैल खड़ी एक स्टोन होता है रत्न टाइप का, और चौकोर है साथियों, उनका आकार कैसा है, चौकोर। सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। लेकिन लेख युक्त मोहर जिन पर कुछ लिखा हुआ है, वो मोहरें सबसे ज्यादा कहाँ से मिलती है, हड़प्पा से। ठीक है साथियों, मोहरों के बारे में दोबारा थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ जल्दी से। तीन तरह की मोहरें मिलती हैं, धातु की, पत्थर की और टेराकोटा की। एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है जो लॉस्ट बैक्स पद्धति से बनी हुई है। दाइमावाद से धातु के रथ प्राप्त होते हैं, चार रथ साथियों, एक दो नहीं, चार रथ प्राप्त होते हैं। ठीक है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है। टेराकोटा की जो मूर्ति है वो मात्र देवी की मूर्तियां ज्यादातर टेराकोटा की बनी है। ज्यादातर जितनी भी मोहरें बनी है साथियों, वो सेल खड़ी एक रत्न टाइप का पत्थर होता है उससे बनी है, और आकार में कैसी है, चौकोर। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती हैं, लेकिन लेख युक्त सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिलती हैं, हड़प्पा से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल पढ़ते हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। करीब 8-10 स्थल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं साथियों हड़प्पा। इसकी खुदाई पहले देख चुके हैं, दयाराम साहनी जी ने 1921 में की, सर जॉन मार्शल के कहने पर। तो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। और ये कहाँ है, रावी नदी के तट पर है हड़प्पा। रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान में, मोंटगोमरी जिले में स्थित है। जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है साथियों। हड़प्पा, और ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन आज के वर्तमान के समय की बात करें तो अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब से बंटवारा हुआ है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर जो स्थल हैं बड़े बड़े, वो पाकिस्तान में चले गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि हड़प्पा सभ्यता से या मोहनजोदड़ो से या इससे, हड़प्पा से, इन क्षेत्रों से हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या अवशेष वस्तुएं जो मिले हैं वो क्या क्या है, यहाँ से प्रश्न आ जाता है। ठीक है। तो हड़प्पा से हमें RS-37 कब्रिस्तान मिला है। ठीक है साथियों, समाधान पेटिका मिली है, शंकर का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा मिला है जो उर्वरता की देवी मानी जाती है, गेहूं और जौ के दाने मिले, अन्नागार मिला है, विदेशी की कब्र मिली है, स्वास्तिक का निशान, सीपी का पैमाना, इक्का गाड़ी, श्रृंगार पेटिका, श्रमिक आवास। इतनी सारी चीजें हमें हड़प्पा से मिली हैं, और हड़प्पा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। लेकिन आप इन्हें एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इम्पोर्टेंट को। हड़प्पा के बारे में अब आप याद क्या करोगे, ठीक है, आपको दिख जाएगा, मैं रेड कलर कलर से मार्क करूंगा उनको। तो हड़प्पा के बारे में आप याद रखिए, हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी जी ने की। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोंटगोमरी जिले, पाकिस्तान में। ठीक है। यहाँ से मिला है हमें RS-37 कब्रिस्तान, और विदेशी की कब्र, स्वास्तिक का निशान, अन्नागार, इक्का गाड़ी, श्रमिक आवास। बस इतना आप याद करके जाएं, अच्छे से याद करके जाएं, इसे तो आप भूलें ना, बाकी अगर आप सब देख सकते हैं तो सारा देखें। साथियों मैं इतना बता रहा हूँ कि हमने इस तरीके से इसको कवर किया है। आप अगर इसे अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो चाहे आप PCS तक की परीक्षा में जाएंगे तो आपका प्रश्न यहाँ से जाएगा नहीं। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए इम्तनान से। आगे देख लेते हैं, ये हड़प्पा की उत्खनन करता है 1921 में, किसने उत्खनन करता थे हड़प्पा के, दयाराम साहनी जी। ये इन महोदय का फोटो है, आप देख सकते हैं। फोटो देखने से थोड़ा सा हमारी जो मेमोरी है अच्छी हो जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है साथियों, मृतकों का टीला। यानी कि इस पूरे स्थल का नाम ही मोहनजोदड़ो पड़ गया, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा टीला मिला जिसमें लाशों के ढेर मिले थे। ठीक है। इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। ये कहाँ है, पाकिस्तान में ही, ये भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में। याद ये रखना है, जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के तट पे है। हड़प्पा कहाँ पढ़ा था हमने अभी, रावी नदी के तट पे। ठीक है साथियों, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। यहाँ मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला है। मोहनजोदड़ो का जो शासन व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक न होकर कैसी थी, जनतंत्रात्मक थी उस समय, कितना समय पहले भी। यहाँ एक बृहद स्नानागार मिला है साथियों। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है ये। इसकी इतना बड़ा है साथियों, 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा।
साथ में इसमें क्या है, बिटुमिनस। बिटुमिनस क्या होता है, चारकोल प्लस जिप्सम, इसका लेप से वाटर प्रूफिंग हो रही है इसकी। इतने समय पहले इतना बढ़िया बिटुमिनस का लेप लगा है कि पूरा ही बाथरूम कैसा है, वाटर प्रूफ है। एक बार इसके मेन इंपोर्टेंट घटक देख लेते हैं, क्या है टॉपिक का मतलब पॉइंट देख लेते हैं। जो मोहनजोदड़ो है इसका याद रखना है, इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। कहाँ पे, ये लरकाना जिले में है, पाकिस्तान के। किस नदी के तट पे, सिंधु नदी के तट पे। ठीक है साथियों। अब इसकी जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है, जनतंत्रात्मक। और यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो क्या मिला है हमें, बृहद स्नानागार, ग्रेट बाथ कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है राखलदास बनर्जी, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। ये साथियों सर जॉन मार्शल हैं, जिन्होंने राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, इन लोगों को उत्खननकर्ता नियुक्त किया था। और हमारी जो सभ्यता है वो लाइमलाइट में आई थी, वो इन्हीं की मेहरबानी थी। उस समय ये कौन थे, एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। अब देख लेते हैं साथियों, मोहनजोदड़ो से प्राप्त वस्तुएं एवं अवशेष हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ साथियों। बहुत ही बड़ा स्नानागार था वो, जहाँ पे रिचुअल्स होते होंगे। ऐसा माना जाता है कि जहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान होता होगा तभी इतने लोग एक साथ स्नान करते होंगे, नहाते होंगे। क्योंकि वहाँ कपड़े बदलने के लिए छह छह कमरे बने हुए थे, तीन और बरामदे थे, बरामदों के पीछे कमरे थे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा एक कृति है वो मोहनजोदड़ो की। ठीक है। और अगला है साथियों विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार, ये दोनों ही मोहनजोदड़ो के महत्वपूर्ण वस्तुएं, अवशेष समझ सकते हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य, हाथी का कपाल खंड, नर्तकी की मूर्ति, पुरोहित राजा की मूर्ति, मेसोपोटामिया की मोहर, घोड़े का दांत, पशुपतिनाथ की मोहर और पुरोहित का आवास। ये यहाँ के मोहनजोदड़ो से मिलने वाले महत्वपूर्ण अवशेष हैं साथियों। ठीक है। अब हम देखते हैं नर्तकी की मूर्ति। ये आप नर्तकी की मूर्ति देख रहे हैं, जिन्होंने एक हाथ में ढेर सारी चूड़ियां पहनी है, दूसरे हाथ में कोहनी के ऊपर दो तीन चूड़ियां और दो तीन नीचे कलाई में, और एक ऑर्नामेंट पहना हुआ है गले में। ठीक है साथियों। और ये डांस फॉर्म में है। नर्तकी इसीलिए तो समझी गई है क्योंकि ये डांस फॉर्म में। और इसकी मेन विशेषता है, ये पूछा जाता है ये किस अवस्था में, तो ये नग्न अवस्था में। ठीक है साथियों। और धातु की बनी हुई है ये, मैं बता चुका हूँ कैसे बनाई है, कौन सी पद्धति से बनाई है, लॉस्ट वैक्स पद्धति से बनी है। ठीक है साथियों। ये पुरोहित राजा की मूर्ति है, जो शॉल ओढ़े हुए हैं नेहरू स्टाइल में। ठीक है। और इनकी जो शॉल है उस पे देखो, आप ये देख रहे हैं इसके बीच में कसीदाकारी का काम हो रखा है। और इनके दाढ़ी के बाल और सर के बाल आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं। ठीक है। इनका जो आता है किस अवस्था में, तो ये ध्यान की अवस्था में इनकी आंखें बंद हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये किस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है रोपड़। एक अगला स्थल है हमारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो से रोपड़। रोपड़ भी इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे। ठीक है साथियों। इनकी खोज किसने की, खुदाई किसने की, यज्ञदत्त शर्मा ने। और यहाँ क्या मिला है, यहाँ मिला है पालतू जानवरों का शव मानव के साथ। ठीक है। जैसे हमें पहले हम पढ़ चुके हैं नवपाषाण काल में, कहाँ मिला था, बुरजोम में, गर्तावास में, कश्मीर में। कश्मीर में है बुरजोम। ऐसे ही रोपड़ में भी, पंजाब में भी क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते का शव मिला है साथियों। ठीक है। बना अब पढ़ते हैं हम बनावली। बनावली एक जगह है हरियाणा में। हरियाणा में कौन सी नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे। और इनकी खुदाई किसने की, आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट का मतलब है रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है साथियों बनावली में, इसलिए घरों में क्या पाया जाता है, सोखता पाया जाता है। और यहाँ की सड़कें कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी। ये यहाँ की विशेषता हो गई। एक बार और देख लेते हैं पुनः, पहले रोपड़ का देख लेते हैं। रोपड़ के बारे में बस इतना याद करके जाओ, रोपड़ कहाँ है, पंजाब में, सतलज नदी के किनारे। इनकी खोज खुदाई किसने कर पाई, यज्ञदत्त शर्मा ने। और यहाँ क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते का शव मिला है। बनावली है कहाँ पे, हरियाणा में, रंगोई नदी के किनारे। और यहाँ इसकी खुदाई किसने करवाई, आर एस विष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। यहाँ पे जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है बनावली में, तो क्या है, घरों में सोखता है। अब पानी कहीं तो जाएगा घर का, तो उनके घरों में ये गड्ढा होता था, सोखता की व्यवस्था होती थी। और यहाँ की सड़कें कैसी हैं, टेढ़ी मेढ़ी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा साथियों एक ऐसा स्थल है कि इसका नाम से इसका पता चलता है कि यहाँ क्या मिलता होगा। तो कालीबंगा का मतलब है काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है काली मिट्टी की चूड़ी। आप बंगा से बैंगल लगा सकते हैं। ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई डी के थापड़ और डी वी लाल ने की। ठीक है साथियों, एक बार रिपीट करा देता हूँ। जो कालीबंगा है, इसकी खुदाई डी के थापड़ और डी वी लाल ने की। ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है और इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी। अब यहाँ से अवशेष क्या मिलेगा, अब ये देख लेते हैं। तो अवशेष काली मिट्टी की चूड़ी, तो यहाँ से मिट्टी की चूड़ियां तो मिलेंगी ही मिलेगी। यहाँ अलंकृत ईंट और कांच भी मिला है, सिलबट्टा मिला है, सूती कपड़े की छाप मिली है, और 7 अग्निकुंड मिले हैं, हवन कुंड मिले हैं। जुते हुए खेत और हल का निशान मिलता है। यहाँ से मिट्टी के मनके व मिट्टी के खिलौने मिलते हैं। अब इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, क्या याद करना है, यहाँ से याद करना है मिट्टी की चूड़ियां, 7 अग्निकुंड और जुते हुए खेत और हल का निशान, और मनके व मिट्टी का खिलौने। बस इतना याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आता है धोलावीरा। अब धोलावीरा क्या है साथियों, ये भी एक स्थल है, और ये सबसे बड़ा स्थल है साथियों। गुजरात में स्थित है ये स्थल, गुजरात में स्थित है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, और सबसे बड़े के साथ में साथियों सबसे नवीनतम स्थल भी है। ठीक है, यह सबसे नवीनतम स्थल है। इसका सबसे बाद में पता चला, इसका उत्खनन सबसे बाद में हुआ है। इसका उत्खनन जगपति जोशी और आर एस बिष्ट साहब ने किया है। और ये एक ऐसा शहर है साथियों जो किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, शहर 3 भागों में विभाजित है, पूर्व, मध्य, पश्चिम। ये कैसे विभाजित है, जैसे हमने पूर्व से खोदना शुरू किया यहाँ से, फिर यहाँ इतने में हमें साक्ष्य मिले, लेकिन बहुत दूर तक फिर यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिर बीच में यहाँ साक्ष्य मिले, मध्य हो गया है, फिर बहुत दूर तक नहीं साक्ष्य मिला, फिर लास्ट में पश्चिम में, जहाँ लास्ट में साक्ष्य मिले पश्चिम में, यहाँ साक्ष्य मिल गए। तो ऐसे करके इसको नाम दे दिया पूर्व, इसको मध्य, इसको पश्चिम, ऐसे करके है साथियों। तो जो शहर है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्व, मध्य और पश्चिम। यहाँ से धौलावीरा से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं, और ये 2021 में यूनेस्को ने 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। ठीक है साथियों, एक बार रिपीट करा देता हूँ इसका मेन फैक्ट जो याद करना है। धौलावीरा ये गुजरात में है, सबसे बड़ा स्थल है और सबसे नवीनतम स्थल है। 2021 में इसे 40वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल कर लिया है। ठीक है, ऐसा स्थल है जो नदी के किनारे नहीं है। यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय मिलते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये धौलावीरा है। ठीक है, ये इसका फोटो आप अच्छे से देख लीजिए, ये धौलावीरा है। अगले साथियों सुरकोटदा। सुरकोटदा ये कहाँ है, ये भी गुजरात में है। और यहाँ से जो कुछ मिला है वो कलश समाधान और घोड़े की हड्डी। लेकिन आप ज्यादा नहीं तो इतना याद कर लें, सुरकोटदा कहाँ है, तो ये गुजरात में है। और यहाँ से क्या मिली है, घोड़े की हड्डी। घोड़े की हड्डी मिलने का मतलब क्या है साथियों, मतलब ये है कि घोड़े की हड्डी हर जगह से नहीं मिली, यहाँ से मिली है। ये भी यहाँ की नहीं है, कहीं बाहर से घोड़ा आया होगा। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो घोड़े से परिचित नहीं थे। इस बात से हमें ये संकेत मिलता है। ठीक है, लोथल। अब बात करते हैं लोथल की। तो साथियों ये भी लोथल गुजरात में है, लेकिन ये भोगवा नदी के किनारे है। और इसके उत्खनन करता है एस आर राव या रंगनाथ राव। लोथल एक बंदरगाह स्थल है यहाँ पे, गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा मतलब छोटा बंदरगाह। लोथल से मिला है हमें छोटा गोदीवाड़ा, छोटा बंदरगाह। अब बंदर का मिला है तो साथियों यहाँ से व्यापार होता था, तो ये एक कमर्शियल सिटी या व्यापारिक नगर है। यहाँ के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं भी दरवाजे मेन सड़क पर नहीं खुलते, साइड में गली में खुलते हैं, लेकिन यहाँ के दरवाजे कहाँ खुलते हैं, मेन सड़क पर खुलते हैं। यहाँ से साथियों एक फारस की मोहर मिली है, जो कि क्या है, विदेशी व्यापार का संकेत है। वो कैसी है, गोल बटन नुमा। ठीक है, यहाँ से युगल समाधान मिला है, युगल मतलब कपल, युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा का प्रतीक है। एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं लोथल को। तो साथियों लोथल, लोथल की खुदाई किसने की, एस आर राव यानी रंगनाथ राव ने। ये कहाँ पे है, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला है, गोदीवाड़ा या छोटा बंदरगाह मिला है। ये कैसा नगर था, व्यापारिक नगर था। यहाँ ये अपवाद है सिंधु घाटी सभ्यता का, यहाँ के दरवाजे
मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। यहाँ से फारस की मोहर मिली है जो व्यापार का संकेत देती है, विदेशी व्यापार का। ठीक है। युगल समाधान भी यहाँ से मिला है जो सती प्रथा को दर्शाता है कि भाई उस समय सती प्रथा होती थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ऐसे इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के, जो हमने स्थल पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा है, शायद वहां पे ना कवर हुए हों, लेकिन उन्हें यहाँ कवर कर देते हैं जिससे कि सीधे प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। ठीक है साथियों, देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि और पशुपालन बहुत अच्छे लेवल से करते थे, बहुत अच्छा कृषि और पशुपालन करते थे, परंतु उनका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या था? व्यापार। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन नहीं था साथियों, उनका मुख्य व्यवसाय तो क्या था? व्यापार था। ठीक है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई थी वो एक स्थान से शुरू हुई होगी, और उस स्थान का क्या नाम था? हड़प्पा। सैंधव सभ्यता क्यों कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय कांसे का उपयोग बहुत ज्यादा था। ठीक है, कांसे की प्रचुरता थी उस समय। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो साथियों भाव चित्रात्मक थी, जिसका नाम क्या है? गौमूत्राक्षर भी कहते हैं उसे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे, मेजरमेंट जानते थे वो। अब व्यापार करते थे तो मेजरमेंट माप तोल तो जानेंगे, व्यापार तभी होगा साथियों। सैंधववासी विश्व में, पूरे विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कपास उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उगाते थे। इसलिए जो व्यापारी थे ना, यूनानी, जो वहां से आते थे, वो कपास को क्या कहते थे? उन्होंने कपास का नाम ही सिंडोर रख दिया था। और सिंडोर का मतलब उनकी नजर में क्या था? सैंधव वासियों की उपज, यानी कि सैंधव वासी हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, उनकी ये उपज, यानी सबसे ज्यादा वो क्या उगाते थे? कपास। ठीक है साथियों, एक बार पुनः इसे अच्छे से रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मुख्य व्यवसाय जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय याद करना है आपको, तो वो व्यापार था। ठीक है। तीन नाम है उसके, हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसके नाम है। इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, ये माप तोल मेजरमेंट से परिचित थे, कपास सबसे ज्यादा उगाते थे पूरे विश्व में, और इसीलिए यूनानियों ने कपास को क्या कहा? सिंडो। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से, कांसे से परिचित थे। प्रश्न सीधे आता है पेपर में, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आप याद करेंगे लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहरें हैं उसमें बहुत सारे जानवर मिलते हैं। पशुपतिनाथ मैंने बताया, जो बीच में बैठे हैं एक जन, और चारों तरफ पशु ही पशु हैं उस मोहर पे चित्र में, तो उन्हें पशुपतिनाथ की संज्ञा दी सर जॉन मार्शल ने। ठीक है, जिन्हें आद्य शिवा भी कहा गया है। तो बहुत जानवरों के चित्र मिले, लेकिन किसका चित्र नहीं मिलता? तो शेर का चित्र नहीं मिलता। सीधे प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पे किस जानवर का चित्र नहीं मिलता? शेर लगाएंगे आप। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो मिट्टी के बर्तन थे साथियों, उन पर लाल रंग का उपयोग होता था, आप इस चित्र में देख भी सकते हैं। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो मोहर थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी, सेल खड़ी का इस्तेमाल ज्यादा किया गया था। सेल खड़ी क्या होता है? एक स्टोन होता है रत्न टाइप का। एक बार दोबारा इसको बता देता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो लोहे से। का चित्र नहीं मिलता था जानवर का इनकी मोहरों पे? तो शेर का। ठीक है। मिट्टी के बर्तन किस रंग के रहते थे? लाल रंग के होते थे ज्यादातर। मोहरें किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की बनी होती थी। ठीक है साथियों, ये हमने यहाँ अपने कंटेंट को अच्छे से पूरा पढ़ लिया है। अगर किसी भाई को समझ में ना आया हो तो दोबारा से इसको वीडियो को अच्छे से देखें। आप वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट भी ले लिया करें और इसे एक दो तीन बार लगा जाए। इतना मैं बताता हूँ आपसे कि आप छोटे से एग्जाम से लेकर पीसीएस तक का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, जो टॉपिक आपको यहाँ कवर कराया जा रहा है उस टॉपिक से आपका प्रश्न नहीं जाएगा। और साथियों एक बात और बता दूं, हिस्ट्री की इस सीरीज में ये हमारी दूसरा वीडियो है। आगे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएंगे पूरी सीरीज के, और कोई भी टॉपिक आपको उसमें छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं परीक्षाओं में पूछे गए। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
व्यापार था, पशुपालन था, कृषि था, शिकार था। तो मैंने बताया था आपको, कृषि और पशुपालन प्रचुरता से करते थे, लेकिन फिर भी इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है। प्रागैतिहासिक युग से क्या है? पाषाण काल, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ये इससे है। आदि ऐतिहासिक से सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। ऐतिहासिक युग से आगे पढ़ेंगे अभी हम। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा स्थल दुर्ग रहित था? लोथल, रोपण, चंदहुदड़ो, आलमगीरपुर। तो साथियों ऑप्शन सी, चंदहुदड़ो, ये दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित मतलब इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ से कोई बाउंड्री या किला नहीं था। ठीक है। मातृ देवी की पूजा इनमें से किससे संबंधित थी? आर्य सभ्यता, भूमध्य सागरीय सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इसे तो आप बता ही देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, यही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकासी की व्यवस्था थी? माया सभ्यता, इजियन सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तो साथियों वो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने नगर नियोजन और वाटर ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी व्यवस्था के लिए ही प्रसिद्ध थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था? लोथल, धोलावीरा, मेहरगढ़, कालीबंगा। तो साथियों सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। ये एक हड़प्पा शहर नहीं था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल नहीं था। आगे है गोदीवाड़ा यानी कि डॉकयार्ड, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थान पर पाया गया? चंदहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली। तो इसका सही उत्तर है लोथल। ठीक है। कालीबंगा, काली मिट्टी की चूड़ी। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो लिपस्टिक वगैरह ये स्त्रियों के सामान के लिए ज्यादा फेमस थी। गोदीवाड़ा कहाँ था? लोथल में। ठीक है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस में कब्र में दो लोगों के शव पाए गए थे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहूदड़ो, लोथल। साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में युगल समाधान मिला था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? लूनी, भोगवा, सिंधु, रावी। तो हड़प्पा साथियों रावी नदी के तट पर स्थित था, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? सरस्वती नदी के कारण, हिंदुओं के कारण, सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? हड़प्पा स्थल ज्यादा बड़ा था, सिंधु सभ्यता के केंद्र हड़प्पा था, सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खुदाई के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हड़प्पा से खुदाई शुरू हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की तरफ किसने ध्यान व कब आकर्षित किया? 1936 में चार्ल्स मेसन ने, 1856 में चार्ल्स मेसन ने, 1827 में कनिंघम, 1826 चार्ल्स मेसन। ऑप्शन सही रहेगा डी, 1826 में चार्ल्स मेसन ने। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा साथियों, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों गिना जाता है? क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसकी लिपि बहुत प्राचीन है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार था? आकार का था, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, त्रिभुजाकार। तो साथियों आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी किया और पूरे कंटेंट को भी दिया, देखा। आपको ये पूरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद साथियों।